Hello everyone, welcome in our favorite channel that is Our Science Pade, and now in this channel we will discuss about the human eye for the class 8 students और एक complete videos जिसमें आपके पूरे human eye को मैं कवर कर रहा हूँ in a very one short video। तो ह्यूमन आई को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को उसके डायग्राम के बारे में जानना होगा। आप सबको ये मालूम है कि अगर ह्यूमन आई ना हो तो शायद हम इस खूबसूरत वर्ल्ड को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब हमारी आंखें जो है या जो ह्यूमन आई है ये हम लोगों को सेंस देता है। इट गिव्स अस द सेंस ऑफ द साइट, देखने के लिए वो एक सेंस देता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It is a part of our, or we can say it is a part of our body which acts as a sense organs। ये एक सेंस ऑर्गन। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं बोर्ड में, कि द ह्यूमन आई इसका एक नॉर्मल सा एक क्रॉस सेक्शनल फिगर जो है वो इस तरह का बना हुआ है। और इस चैप्टर्स को आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, इसलिए हम लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातों को जानना है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी बातें होती हैं। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिया है, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया बच्चों एक बात ध्यान देना कि ये जो कॉर्निया है इस तरह से जैसे जैसे मैंने नाम लिखा है आपको उसी तरह से मालूम होना चाहिए कि दैट हाउ द लाइट एंटर्स। किसी भी ह्यूमन आई में देखने की ये टेंडेंसी होती है, कैसे वो देखते हैं इसके बारे में समझना चाहिए। जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये दो कारणों से ही आप देख पा रहे हैं। आपकी आंखें अगर देख सकती हैं इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट होना चाहिए। मतलब वो जो सब्सटेंस जिसको आप देख रहे हैं या तो वो लाइट उसके अंदर से खुद निकलनी चाहिए या फिर उसके ऊपर अगर कोई लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपके पास जा रहा हो। मतलब बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज बाय द इमिटेड लाइट हम अपनी आंखों से उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्निया होता है ये आपके आंखों का सफेद वाला पार्ट होता है, व्हाइट इन कलर, इट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, तो कॉर्निया फंक्शन आपको सबका मालूम होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से जान सके और एग्जाम में नोट कर सके। तो पहला चीज ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया। सो इट एक्ट एज अ, कॉर्निया का काम है, इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आई। मतलब जो आंखों को बचाने का काम करता है या प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो यही व्हाइटिश पार्ट करता है। क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे उसमें हमारे और भी आईज के नेक्स्ट पार्ट हमें मिलते रहेंगे। जैसे कॉर्निया के बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्यूपिल। प्यूपिल हम कैसे समझ सकते हैं, आपके व्हाइट में जो ये ब्लैक रंग का रहता है वो प्यूपिल है। ठीक है, और ये जो प्यूपिल है ना बच्चों, ये जनरली किसी किसी मसल्स के साथ, किसी मसल्स के बीच में अटैच रहता है। जैसे अगर मान लो मैं किसी रबर बैंड को दिखाऊं आपको, और रबर बैंड को अगर मैं इस तरह मोड़ दूं, है ना, लाइक देखो किस तरह से, कुछ इस तरह, और इस जगह पे थोड़ा सा गैप रख दूं तो इस जगह पे एक होल हो सकता है ना। मतलब रबर बैंड के बीच में वो प्यूपिल जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका लोकेशन कुछ ऐसे समझना। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल है ये हमारे वो आपका जो ब्लैक पार्ट है दैट इज नोन एज अ प्यूपिल। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक इन कलर। ये प्यूपिल ब्लैक क्यों नजर आता है, क्योंकि किसी भी तरह का लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। आपको मालूम होगा आपके सेक्शन डी में ये क्वेश्चन लिखा है, व्हाई द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक इन कलर। The answer will be because the pupil does not reflect any light and hence it appears as a black in color। यहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसके चलते ये ब्लैक इन कलर नजर आता है। प्यूपिल को रोकने का काम, प्यूपिल को होल्ड करने का काम, है ना, दिमाग में रखना, ये आइरिस करता है। आइरिस, प्यूपिल के लिए आइरिस, और जो उसके पीछे लेंस होता है उसको सिलियरी मसल्स। हमेशा ध्यान देना, यानी प्यूपिल्स को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, आइरिस करता है, और लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्यूपिल क्या करेगा, प्यूपिल का काम। ठीक है, तो प्यूपिल जो है इट जनरली हम ये समझ सकते हैं। ओके बच्चों, जो ये प्यूपिल है ना ये क्या करता है, ये इट प्रोटेक्ट्स आवर आई, या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोटेक्ट्स इनर आई फॉर या फ्रॉम एक्सेसिव ब्राइटनेस। जरूरत से ज्यादा ब्राइटनेस हमारे आंखों के अंदर या जरूरत से ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर ना चला जाए, इसके चलते प्यूपिल जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, इनर आई को रोकता है।
and also improves the and also improves image forming capacity या इमेज फॉर्मिंग कैपेसिटी भी ये प्रोड्यूस करता है। मतलब सिंपल सी बात हम जान लें कि जो हमारा कॉर्निया है वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। मतलब सबसे पहले वो रहेगा, यानी आंखों को किसी तरह का नुकसान ना हो। उसके बाद कॉर्निया के बाद जो प्यूपिल आता है, वो प्यूपिल अपने अंदर के आई को एक्सेसिव ब्राइटनेस से, मतलब जरूरत से ज्यादा लाइट आंखों में एंटर करेगा तो हम देख नहीं पाते। कभी आपने ट्राई भी किया होगा, आप अगर कभी रोड पे सड़क पे जा रहे हैं और अचानक से बहुत सारा लाइट आपकी आंखों में एंटर करता है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या छोटा कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो प्यूपिल है ये एडजस्ट करता है, ये एडजस्ट करने में कैपेबल है और उसका जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मिंग होगा उसको वो थोड़ा स्टेबिलिटी देगा, एक्सेसिव ब्राइटनेस को आने से रोकता है और साथ ही साथ इमेज फॉर्मिंग कैपेसिटी को वो इंप्रूव करता है। तो ये काम आप अपना प्यूपिल में नोट कर सकते हैं। ओके, प्यूपिल जिस चीज से, प्यूपिल को कौन सा चीज होल्ड करके रखा है, जरा कमेंट करिए। प्यूपिल को कौन सा चीज होल्ड करके रखा है? इट इज आइरिस, और दिस आइरिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैं यहां लिख रहा हूं आइरिस का फंक्शन। आइरिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे मे बी पिगमेंटेड। पिगमेंटेड कहने का मतलब ये होता है कि उसमें ये आंखों के कलर के लिए रिस्पांसिबल है, ये आंखों के कलर के लिए रिस्पांसिबल है। आपने देखा होगा किसी किसी की आंखें ब्लू आईज जैसी होती है, किसी की ब्राउन आईज होती है। फॉरेनर्स को देखा होगा आपने, अलग अलग तरह से उनके आंखों का जो रंग होता है वो दिखता है। तो ये जो आंखों का कलर है ये जनरली पिगमेंटेड होता है, जो कि आइरिस डिफाइन करता है। ठीक है, तो दे मे बी पिगमेंटेड एंड इज रिस्पांसिबल फॉर कलर ऑफ आई। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा आई का पार्ट है जो कि आंखों के कलर के लिए रिस्पांसिबल है, तो क्या बोलेंगे? कलर ऑफ द आई। तो आपका क्या आंसर होगा? इट इज आइरिस। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ पाए। ओके, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखो यहां पर समझ लेना है कि ये जो आइरिस है ना, आइरिस के बीच में एक तरह से देखो, ये आइरिस का पोर्शन मैंने बनाया हुआ है। देखो ये आइरिस है ना, इस तरह ये वाला, ये मतलब पूरा यहाँ से आइरिस, इसके बीच में ही जो पोर्शन खुला रहता है तो ये आपका प्यूपिल इसमें सेट हो जाता है, प्यूपिल सेट हो जाता है। मतलब आइरिस के मूवमेंट के चलते ही प्यूपिल जो है अपना मूवमेंट दिखाता है और उसकी कैपेबिलिटी से जो ये एक्सेसिव ब्राइटनेस या लाइट जो रेगुलेट्स होते हैं, कितना लाइट हमारी आंखों के अंदर आना चाहिए, ये आपका आइरिस डिफाइन करता है। क्लियर? प्यूपिल जो है वो एक्सेसिव ब्राइटनेस को आने से थोड़ा प्रोटेक्ट करता है और इमेज फॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और आइरिस जो है ये रेगुलेट करता है कि हाँ इतना लाइट को ही प्यूपिल को देना चाहिए। क्लियर है? तो दो फंक्शन आप लिख सकते हैं इसमें आइरिस में, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ द आई एज वेल एज इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। कितना लाइट आना चाहिए इसके बारे में वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों लाइट कहां एंटर करेगा? कॉर्निया सबसे पहले, फिर आपका प्यूपिल के बाद लेंस। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे आंखों का जो लेंस है वो किस तरह का होता है? कमेंट करिए कि कैसे हमारे जो आंखों का लेंस, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें आपने लेंस के बारे में पढ़ा था, दैट व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर आवर आईज। तो आपने देखा कि हमारे आईज में कन्वेक्स लेंस, याद रखना है कैसा लेंस होता है हमारे आंखों में? कन्वेक्स। देखो ये कन्वेक्स जैसा लग रहा है ना, कन्वेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिछले वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं ताकि आप इसको देख सकें। तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में ऑलरेडी इनबिल्ट है, यूज नहीं, इन ऑलरेडी इनबिल्ट है। और कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जानते हैं, कमेंट करके बताइए कौन से नाम से जानते हैं? कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज मतलब अगर कभी कोई लाइट आने की कोशिश होगा, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, आपने फंक्शन नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, अगर कभी भी कोई लाइट आने की कोशिश कर रहा होगा तो वो लाइट को कन्वर्ज करना, उस लाइट को कन्वर्ज करने का काम ये लेंस करता है, या लेंस करता है। मतलब अगर लाइट एंटर करे, कोई पूछे कि लाइट कैसे एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद लेंस। और लेंस का काम रहेगा कि अगर कोई भी लाइट गया तो वो यहां से कन्वर्ज, मतलब अलग अलग लाइट आ रहे हैं, ये सब कन्वर्ज करके रेटिना पे मिलाने की कोशिश होती है, या तो यहाँ रेटिना या यहाँ, इस जगह पे वो मिलाने की कोशिश, कन्वर्ज करने की कोशिश होती है।
ठीक है, कन्वर्ज होने पर ही हम इमेज को जिस चीज से, जिस जगह से या जिस ऑब्जेक्ट से इमेज, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है या फिर रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आ रहा है उसको हम देख पाएंगे। और ये कहां पर होगा, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, इट इज ऑन द रेटिना। तो लाइट लेंस, अब क्वेश्चन है कि लेंस का क्या काम है, अभी भी मैंने आपको बताया लेंस का काम है कन्वर्स करना, जो लाइट आ रहा है, जो पीपील ने जिस लाइट को एंटर होने दिया उस लाइट को कन्वर्स करना। It helps in the conversing of the eye and helps in the image formation at retina. तो लेंस को कौन पकड़ के रख रहा है, लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। अब यहां पर एक पॉइंट समझना, जैसे आपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग पोजीशन में रखते थे कन्वेक्स लेंस का, याद करो, पहले हम इन्फिनिटी में रखते थे, फिर उसके बाद बियॉन्ड 2f, फिर एट 2f। तो आप देखते थे कि जो ऑब्जेक्ट को अगर हम चेंज करते थे पोजीशन तो इमेज का पोजीशन भी चेंज होता था, है ना। लेकिन इस जगह पर क्या होता है, इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगा, इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, चाहे इन्फिनिटी पे हो, 2f पे हो, f पे हो, कहीं भी हो, हमारा जो इमेज है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां बनना चाहिए, हमेशा रेटिना। तो ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर ये नहीं होता, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर फिक्स्ड होता तो हमारा आई, ये समझ में आता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो एक ही जगह कन्वर्स करता है। इसका मतलब ये जो लेंस है ये जरूर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स, विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी, मतलब सिलियरी मसल्स का काम है टू एडजस्ट फोकल लेंथ, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्योंकि सिलियरी मसल्स लेंस को पकड़ने का काम सिलियरी मसल्स करता है और उसके मूवमेंट से ही लेंस का जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होते रहता है, जिसके चलते जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज हो रहा है हमेशा रेटिना पे बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर वाला है तो पता चलता वो रेटिना पे ठीक ठाक बनता है, लेकिन जरा ऑब्जेक्ट कोई सामने आता तो या तो रेटिना से पहले ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिल जाता या फिर इसके पीछे में मिलता। ये सारे चॉइसेस हो सकते थे, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज with the help of the ciliary muscles the lens can, with the help of the ciliary muscles the lens, what type of lens, it is a convex lens, इसके सहारे it adjusts the focal length of the lens, इसके फोकल लेंथ को चेंज करता है, जिसके चलते हमेशा ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कहां पर बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कहां पर बनेगा, रेटिना पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अब यहां पर है कि जो लेंस, जो आपका अब इमेज फॉर्मेशन कहां पर हुआ, रेटिना पे हुआ। मतलब रेटिना का काम क्या है, रेटिना का काम क्या है, इट एक्ट एज अ स्क्रीन, इट एक्ट एज अ स्क्रीन ऑफ आई, मतलब आई का स्क्रीन है। जैसे अगर आप कभी मूवीज देखने के लिए किसी हॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, पीछे से एक लाइट आता है और वो किसी पर्दे के ऊपर पड़ता है, मतलब वो स्क्रीन है। उसी तरह जब कोई लाइट बाहर की तरफ से आ रहा है और हमारी आंखों में एंटर करता है, कॉर्निया, फिर प्यूपिल, फिर लेंस, तो लास्ट में जो उसका ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है वो कहां पर मीट करेगा, जहां पर उसका इमेज बने, इट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। मतलब हमारे आंखों का स्क्रीन कहां है, जहां पर इमेज बनता है, इट इज द रेटिना। आप ये जानकर बहुत ही सरप्राइज होंगे कि जो भी इमेज बनता है हमारे रेटिना पे वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि मैंने ये मोबाइल देखा है ना, और इस मोबाइल का जो इमेज है वो मेरे रेटिना पे जब बन रहा है तो ये उल्टा बन रहा है। अगर हम किसी आदमी को देख रहे हैं तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, कुछ इस तरह का। तो फिर आप ये सोचते हैं कि अगर वो बन इस तरह रहा है तो हमें कैसे एहसास होता है कि वो सीधा खड़ा है। हम किसी इमेज को देखते हैं तो वो सीधा नजर आता है, वो इसलिए क्योंकि रेटिना में इमेज किस तरह बनेगा, रियल इन्वर्टेड। रेटिना से एक नर्व्स जो है, एक नर्व्स, एंड दैट इज नोन एज अ ऑप्टिक नर्व। देखो रेटिना के बाद कहां है, ये रेटिना, और इस जगह रेटिना यहाँ पे कंप्लीट, और रेटिना के बाद से जो ऑप्टिक है ये सब जगह रेटिना के बाद एक ऑप्टिक नर्व होता है जो कि ब्रेन में जाता है। और आपको मालूम है ना, ब्रेन हम लोगों का
ये डिसाइड करता है कि वो इमेज को कैसे देखना है। यानी ब्रेन उस इमेज को सीधा कर लेता है और फिर आपको वो चीज सीधी नजर आती है। लेकिन एक्चुअली में रेटिना पे किस तरह का इमेज बनता है? इट्स अ रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर उसको वहां से उसके मैसेज को कौन कैरी करता है? ब्रेन को। दैट इज एन ऑप्टिक। क्लियर है यहाँ तक? बट जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व जिस जगह पे मिले होते हैं, जिस जगह पर मिले होते हैं, उस जगह पर किसी भी तरह का सेंसिटिव सेल्स नहीं होता। ठीक है? सेंसिटिव, लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ सेंसिटिव सेल्स, सेंसिटिव सेल्स। अब देखो क्या है, हम लोग या तो डिम कंडीशंस यानी लाइट चाहिए लेकिन हल्की हल्की लाइट भी हो तो भी हम देख पाते हैं, या फिर कोई कलरफुल लाइट हो या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो, इस कंडीशन में देख पाते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो तो भी हम देख सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा लाइट हो या फिर कलरफुल लाइट हो तब हम देख पाते हैं। अब इन दोनों की कहानी समझ लेंगे अच्छे से। अगर हमारी आंखें अंधेरे में देख सकती हैं, मतलब रेटिना पर इमेज जो बन रहा है उस जगह पर कुछ सेल्स रहते हैं और उन सेल्स का नाम है रॉड्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक है? ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? रेटिना पे। रेटिना पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है? रॉड सेल्स जो होता है, इट हेल्प्स अस टू सी इन द डिम लाइट कंडीशन। डिम लाइट कंडीशन में हमें ये नजर आता है। और कोन सेल क्या करता है? कोन सेल हमें ब्राइट लाइट देखने में हेल्प करता है। ब्राइट लाइट कंडीशन और कलर्स कलर्स और ब्राइट लाइट को देखने में कौन हेल्प करता है? कोन सेल। अच्छा, ये दोनों सेल्स क्या हैं? दे आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स और फोटो सेंसिटिव। फोटो मींस लाइट, याद है? फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते थे। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मींस लाइट, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता था प्लांट्स। उसी तरह फोटो सेंसिटिव सेल मतलब लाइट का जो सेंस कर सके। तो हमारे आंखों में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो लाइट को सेंस कर सकते हैं? लाइट को सेंस करने के लिए दो तरह के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। लेकिन रॉड सेल्स जो होता है वो थोड़ा अंधेरे में देखने में आपको हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब आप किसी अंधेरे कमरे में रहते हैं जहां पर हल्की हल्की सी लाइट आती है, यानी उस समय समझ लो आपका रॉड सेल एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको देखने में हेल्प करता है। जब आप धूप में निकलते हो, जब आप ऐसे जगह पे जाते हो जहां लाइट बहुत ज्यादा है, उस जगह पे आपका रॉड सेल चुपचाप हो जाता है और कोन सेल एक्टिवेट हो जाता है, स्विच हो जाता है। ठीक है? तो rod cell helps in the dim light condition and the cone cells are helps us to see in the bright light or the colorful condition. And where these cells are present? ये cells कहाँ present होते हैं? कमेंट करिए, कहाँ present रहते हैं? On retina. retina पर ही रहते हैं और कहीं नहीं। अगर कहीं और होंगे तो वो फिर सेंस करना शुरू कर देगा। ठीक है? मतलब ये दोनों सेल्स अगर एब्सेंट हो जाए, जरा सोचो अगर ये दोनों सेल्स ना रहे तो पर्सन देख नहीं पाएगा, पर्सन सेंस नहीं कर पाएगा लाइट का और इसके चलते वो उनको देखने में दिक्कत होगी। तो यहां पर हम ये समझ लेंगे कि रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स ये दोनों अलग अलग टाइम में एक्टिवेट होते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कभी कभी अपनी लाइफ में कि जब आप कभी बाहर से, है ना, जहां पर बहुत ज्यादा धूप हो, उस जगह से खेलकर जब अंदर आते हैं तो आपके आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा सा आ जाता है, यू फील डार्किश। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बाहर हैं, सन की जगह पर हैं, बताइए उस समय कौन सा सेल काम कर रहा है? उस समय कौन सा सेल काम कर रहा है? कोन सेल काम कर रहा है। क्लियर? क्योंकि ब्राइट कंडीशन में या ब्राइट लाइट में कौन सा सेल काम करता है? कोन सेल। और जैसे ही आप अंदर आ गए थोड़े डार्क रूम में, है ना, थोड़े डार्क रूम में आ गए जहां पर लाइट थोड़ा कम है, बाहर के मुकाबले थोड़ा लाइट कम है, तो आपको अब वो स्विच हो रहा है। स्विच समझ में आता है? चेंज हो रहा है, मतलब कोन सेल अब अपना काम बंद कर रहा है क्योंकि आप अंदर आ चुके हैं और रॉड सेल्स अपना काम शुरू कर रहा है। तो ये जो बीच का टाइम है स्विच होने का, उसी समय हमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा अंधेरा फील होता है। क्लियर हो गया? आज के बाद ये समझ में आना चाहिए कि दैट व्हाई यू फील डार्किश व्हेन यू एंटर फ्रॉम द व्हाइट लाइट इनटू अ डार्क रूम। जब आप डार्क रूम में एंटर करते हैं फ्रॉम द ब्राइट कंडीशंस तो आपके आंखों के सामने इतना अंधेरा क्यों नजर आता है? सो दिस इज द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द रेटिना। लेकिन ये सिर्फ रेटिना पे प्रेजेंट है। लेकिन रेटिना से कौन सा नर्व ब्रेन को मैसेज देता है? इट इज एन ऑप्टिक नर्व। तो जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है जिस जगह पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व दोनों मिलते हैं ताकि उसका मैसेज चला जाए ब्रेन को, उस जगह पर रॉड्स एंड कोन सेल्स नहीं होते। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स नहीं होते और उसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट मतलब जगह।
या बोलते हैं ना पिकनिक स्पॉट, है ना, पिकनिक वाली जगह। उसी तरह ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड मतलब नहीं देख सकते, यानी क्यों नहीं देख सकते, मतलब जरूर वहां पर रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स एब्सेंट होंगे, तभी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो वो कौन सी जगह है जहां पर रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स नहीं होते? तो आप क्या लिखेंगे? द जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां मिलते हैं, द जंक्शन बिटवीन रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। सो इफ आई हैव टू डिफाइन द ब्लाइंड स्पॉट, अगर मुझे डिफाइन करना हो तो डिफाइन करके कमेंट करिए, क्या डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन हम ये कर सकते हैं, द जंक्शन बिटवीन द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व doesn't contains the rod cells and cone cells and hence it is also known as a blind spot. क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ठीक है, मतलब वो पोर्शन या वो पॉइंट जहां पर रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व का जंक्शन होता है, उस जगह पर किसी भी तरह के रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड दैट स्पॉट इज नोन एज अ ब्लाइंड स्पॉट। इट इज इनसेंसिटिव टू द लाइट, किसी तरह के लाइट में वो सेंस नहीं दे पाता। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि हाउ आर ह्यूमन आई वर्क्स। बच्चों एक खास बात, एक नई जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो हमारा ऑक्टोपस होता है ना, इट इज एन एक्वेटिक एनिमल, उसमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, क्योंकि उनके जो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स होते हैं वो थोड़े इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं और जो आपका ऑप्टिक नर्व होता है वो कहीं और जगह से निकलता है, तो दोनों का क्लैश कहीं हो नहीं पाता, जिसके चलते उनमें ब्लाइंड स्पॉट के चांसेस नहीं बनते। अब हम जानेंगे वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, कि कैसे हमारा जो आईज है वो वर्क करता है। तो आप देखो इस जगह पर, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने आई का एक रफ डायग्राम बना दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो लाइट होगा वो जाएगा और फिर वो लाइट रेटिना पे आना चाहिए। रेटिना याद है कहाँ पर इमेज बनता है? हमेशा वो रेटिना पे बनता है, मतलब रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन ऑफ द आई, इट एक्ट एज अ स्क्रीन ऑफ द आई। तो ये कौन सा लेंस है? कमेंट करिए, किस तरह का लेंस है? इट इज अ कन्वेक्स लेंस। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कन्वेक्स लेंस? इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। अब ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ये क्या करेगा? ये जो लाइट आ रहा है ये इसको जाकर इस जगह पर वो मैच करता है, मतलब मिलाता है, कन्वर्ट्स करता है। और आपको मालूम है ना हाउ द इमेज इज फॉर्म? Image is always formed by the intersection of the reflected rays. याद रखना ये पॉइंट, इमेज ऑलवेज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रे, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है उसके इंटरसेक्शन से ही इमेज बनता है। तो इस जगह पर आपका इमेज जो है वो बनना शुरू हुआ। अब जरा सोचो, ये जो हम लोगों का रेटिना पर इमेज बन रहा है, इसमें एक खास बात है, मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक बार इसका इमेज अगर बन जाए और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूं, मतलब आपके आंखों के सामने से वो ऑब्जेक्ट हट जाए, तब भी इसका जो इंप्रेशन है, इमेज है, वो इस जगह पर 1/16 सेकंड के लिए रहता है। मतलब द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू परसिस्ट मतलब ऐसा आभास करना, ठीक है, टू परसिस्ट द इमेज इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी उसका जो इमेज है वो आपके रेटिना पर 1/16 सेकंड तक के लिए उसका इंप्रेशन रहता है। और इसी एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई को हम कहते हैं persistence of vision. Very important, it will definitely come in your exam. Persistence of vision, persist करना, रहना, persist मतलब अपने आप को रखना। तो किसको रखना? इमेज को रखना। अगर ऑब्जेक्ट हट भी गया तो उसका जो इमेज बन रहा है आपके रेटिना पे वो 1/16 सेकंड तक के लिए रहता है। मतलब अगर हम लेमन भाषा के रूप में बात करें तो हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि अगर ये चौक है और इसको आप देख रहे हैं, आपने इसको देखा, इसका इमेज जरूर रेटिना पे बना, अब आप इस ऑब्जेक्ट को हटा लो, तब भी वो 1/16 सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है, फिर भी उसका इमेज जो है आपके माइंड में या आपके रेटिना पे, नॉट इन माइंड, आपके रेटिना पे उसका इंप्रेशन 1/16 सेकंड के लिए रहता है। और ये जो एबिलिटी है हमारे आंखों की कि वो परसिस्ट करता है, उसके इमेज को समझता है और इसको अपने रेटिना पर फेड नहीं होने देता। फेड मतलब धूमिल नहीं होने देता, मतलब किसी तरह से वो फेड नहीं होगा, होता है ना कलर फेड हो गया, तो उसी तरह इमेज भी फेड नहीं होना चाहिए। कितने सेकंड तक के लिए? 1/16 सेकंड के लिए। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या कहते हैं इसको? परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? सो इट इज द, मैं यहाँ लिखता हूँ,
The ability of the human eye, the ability of a human eye, देखते चलिए ताकि हम लोगों के सारे आंसर्स क्लियर हो जाएं. The ability of the human eye to continue to see an object, to continue to see an object, to see the image or not object, to see the image of object, to see the image of object, to see the image of the object for image of the object even after, ऐसे करो, even after the object is removed, even after the object is removed. So persistence of vision क्या है? एबिलिटी है, कैपेसिटी है. जैसे बोलते हैं ना, फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस है. उसी तरह persistence of vision क्या है? एबिलिटी है. किसकी एबिलिटी? किसकी ताकत? आंखों की ताकत. क्या करने की? ये करने की कि उसके इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को अपने रेटिना पे रखने की, उसको फेड नहीं होने देने की. ये जो कैपेसिटी है इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. और ये कितने सेकंड तक के लिए हमारे रेटिना पे एग्जिस्ट करता है? इट इज अबाउट द 1/16 सेकंड. 1/16 सेकंड. बच्चों इसी तरह से ना जब आप हॉल में जाते हो मूवीज देखने के लिए तो ऐसा आप हमें ऐसा फील होता है कि वहां लोग चल रहे हैं, है ना? देखते हैं कार मूव कर रही है, कोई जो आपके एक्टर्स या एक्ट्रेस होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं, कुछ इस तरह करके आपको नजर आता है. मगर एग्जैक्टली में क्या होता है ये समझिए. हमारा जो आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन है, ये जो कैपेसिटी है, इसका फायदा वो लोग उठाते हैं. क्या करते हैं? एक्चुअली में वो स्टिल फोटोग्राफी है. जैसे आप नॉर्मली पिक लेते हैं उसी तरह की फोटोग्राफी वहां दिया जाता है. और वहां पर लोग क्या करते हैं कि कम से कम 24 इमेजेस को एक सेकेंड में आपके आंखों के सामने से गुजारते हैं. कितने इमेज? कम से कम 24 इमेजेस इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड. अब क्या होता है देखो, एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसका 1/16 सेकेंड तक आपके दिमाग में इंप्रेशन रहता है. अगर जैसे ही आपका ये 1/16 सेकेंड होता है, पता चलता है दूसरा इमेज आ गया. फिर उसका इमेज जब आपके माइंड में 1/16 सेकेंड तक होता है तब तक तीसरा इमेज आ गया. ऐसे करते करते 24 इमेजेस आपके माइंड में, आपके आंखों के सामने से गुजार दिए जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं. और इससे आपको परसीव होता है, इससे आपको फील होता है दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है. क्लियर है? यानी वहां पर स्टिल फोटोग्राफी का ही यूज होता है. स्टिल मतलब रुका हुआ फोटोग्राफी, जिसमें आपके आंखों की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? इट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन. इसका यूज करते हुए एक सेकेंड में 24 इमेजेस को आपके आंखों के सामने से गुजारा जाता है, by which your eye perceiving that the object is in moving condition. So this ability of the eye to continue to see the image of an object even after the object is removed, this property of the eye is known as persistence of vision. क्लियर हुआ? कमेंट करिए कितने लोगों को परसिस्टेंस ऑफ विजन क्लियर हो गया. इसको याद भी करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक छोटा सा सेंस है जिससे आपको कंटिन्यू होगा. जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें. तो बच्चों ये है परसिस्टेंस ऑफ विजन. अब जो नेक्स्ट हम लोगों को करना है वो ये है, दैट इज नोन एज अ पावर ऑफ एकोमोडेशन. देखो क्या होता है, जैसे अभी आपको इससे पहले मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें आपसे मैंने ये बात की थी कि हमारी आंखें इतनी अच्छी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है. आवर आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन कैपेबल ऑफ सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द क्लोजर ऑब्जेक्ट. जैसे आप इसी धरती पे रहते हुए चांद को भी देख सकते हैं और आप अपने मोबाइल्स को भी देख सकते हैं. तो दोनों काम आप कर सकते हैं. मतलब आपकी आंखों में ये कैपेसिटी है कि वो बहुत दूर यानी स्पेस में भी देख पा रहे हैं और वो भी अच्छे तरीके से, और जब सामने है उसको भी आप देख पा रहे हैं. तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके आंखों का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए. एकदम आगे आपने कभी कभी मूवीज में देखा होगा जो बाइनोकुलर्स होते हैं उसको आगे पीछे करते हैं. मतलब समझो उसी तरह से आपके आईज का जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट करता है. जब आंखों के मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, याद रखिए रिलैक्स पोजीशन मतलब आप बहुत ज्यादा दूर नहीं देख पा रहे, मतलब बहुत ज्यादा दूर चीजों को देख रहे हैं, रिलैक्स पोजीशन में तभी रहेगा. ठीक है? तो उस समय आपके आईज का फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होता है. याद रख लीजिए, इट इज अबाउट द 2.5 सेंटीमीटर. किसका लेंस? आपके आई लेंस का. आई लेंस. और आई लेंस को कौन पकड़ के रखता है? कमेंट करिए. अभी भी मैंने बताया था आई लेंस को कौन पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है?
सीलियरी मसल्स, वेरी गुड, और प्यूपिल को आइरिस, ठीक है। रिलैक्स पोजीशन में कितना इसका फोकल लेंथ रहता है, इट इज 2.5 सेंटीमीटर। और जैसे ही हम कोई क्लोजर चीजों को देखते हैं, क्लोजर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसका लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है फोकल लेंथ, कम हो जाता है, मतलब अपने आप एडजस्टेबल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है आईज की ये जो प्रॉपर्टी है बाय विच द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी एडजस्टेड। ये आई लेंस कौन पकड़ के रख रहा है, इसको सीलियरी मसल्स पकड़ के रख रहे हैं। और दूर की चीजों और सामने की चीजें अगर हम देखते हैं तो इसका लेंस का फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट करता है, किसकी मदद से, सीलियरी मसल्स। तो ये खुद ही ऐसा काम होता है, हम लोग ऐसा नहीं करते कि अपने आंखों में इस तरह हाथ डालते हैं और वो मूव कर देते हैं, कम हो जाओ बाबू, ज्यादा हो जाए, लाइक दैट, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिंपली क्या होता है कि ये खुद से ही एडजस्ट होता है, और इसके चलते ही हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। एंड दिस एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई, इट इज नोन एज अ पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब हम बोल सकते हैं द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द आई, द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द eye lens, not eye lens, by which it can change its focal length, अपना फोकल लेंथ बदल सकता है, चेंज इट्स फोकल लेंथ, किसकी मदद से, खुद तो नहीं कर सकता है ना, तो इसको कौन होल्ड करके रखता है, सीलियरी मसल्स होल्ड करके रखते हैं। But it can change its focal length by the help of ciliary muscles, याद रखो सीलियरी मसल्स। अच्छा, ये काम क्यों करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस चेंजेस, क्या करने के लिए चेंज होता है, मतलब ताकि हम दूर की चीजें और सामने की चीजों को अच्छे से देख पाएं। इसका मतलब बाय द हेल्प ऑफ सिनेमा टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट, टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट clearly. So the special property of the eye lens by which it can change its focal length by the help of the ciliary muscles to see the distant object and nearby object clearly is called power of accommodation. Very important, power of accommodation. इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ accommodation, अपने आप को एडजस्ट करना, एकोमोडेट करना, पावर ऑफ accommodation। परसिस्टेंस ऑफ विजन में याद रखो 1/16 सेकंड के लिए रहता था, है ना। जैसे ही आपका इमेज ब्लर हुआ या फेड हुआ, उसका इंप्रेशन तुरंत दूसरा इमेज, है ना। एक अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं किसी भी हॉल में या किसी भी वीडियोस में, इसका मतलब 24 इमेजेस कम से कम 1 सेकंड में फटाफट आपके आंखों के सामने से गुजारा जाता है। किसकी मदद से, किस प्रॉपर्टी की मदद से आप उसको मूविंग देख पाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन। लेकिन पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, दूर की चीजें और सामने की चीजों को देखने के लिए जो हमारे आंखों में लेंस है, उसका फोकल लेंथ को एडजस्ट करना सीलियरी मसल्स के हेल्प से, ताकि हम दूर की चीजें और सामने की चीजों को देख सकें। इस पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाई वी कॉल इट, इट इज नोन एज अ पावर ऑफ एकोमोडेशन। जल्दी से इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग करेंगे रेंज ऑफ विजन। बच्चों, जो नेक्स्ट हम लोगों को करना है वो करना है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन मतलब देखने का रेंज कितना है, हम लोग कितना सामने और कितना दूर से देख सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस बाय व्हिच द आई कैन सी, द आई मतलब आंख, मैं नहीं आंख, बाय व्हिच द आई कैन सी इज कॉल्ड, देखो डिस्टेंस को बोलते हैं कितना दूर तक हमारी आंखें मिनिमम ही देख सकती है, मतलब कम से कम कितना दूर होना चाहिए। The eye can see is called least point, इसी को एक और नाम से जानते हैं, और near point of the eye, और बच्चों ये होता है आपका, ये जो होता है ये आपका होता है एटलीस्ट नियर पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर आप अपने स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। मतलब कम से कम इतना दूर पे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए ताकि आपकी आंखें क्लियरली देख सके और आपकी आंखों में किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, कोई परेशानी ना हो। हाँ, हम भले ही 25 सेंटीमीटर के सामने करेंगे, आप ट्राई करके देखना, आपको लगेगा सर हम तो देख सकते हैं,
देख सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में वो स्ट्रेस आ रहा है, मतलब तनाव आ रहा है, और इससे आपकी आंखें ज्यादा खराब होंगी। और यही रीजन है, आपको बताया जाता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं या पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, देन यू मस्ट कीप द बुक और द कॉपी एट अ डिस्टेंस ऑफ द 25 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन दैट। और जो बच्चे कुछ ज्यादा ही सामने लेके पढ़ते हैं या ज्यादा सामने लेके लिखते हैं, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? इसलिए अपनी आंखों का प्रोटेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं, इसलिए कम से कम नियर पॉइंट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। नहीं होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन आपके आंखों में थोड़ा स्ट्रेस आएगा। सो मे द क्वेश्चन विल कम दैट व्हाट इज द लीस्ट पॉइंट और द नियर पॉइंट ऑफ द आई। अगर क्वेश्चन आता है तो इट विल कम 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब अगर बोला जाए कि सामने तो 25 सेंटीमीटर और दूर का कितना हम देख सकते हैं, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस द आई कैन सी, द आई कैन सी इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई, इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट ऑफ आई, इसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। और फार पॉइंट ऑफ आई बच्चों होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मीनिंग मैंने बताया था लाइट चैप्टर से। कमेंट करिए कितना क्या होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत लोग बोलेंगे कि सर जिसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि लाइट चैप्टर में आप ये समझो इंफिनिटी मतलब सन, स्टार्स, मून, ये सब जो दूर पे हैं, ये इंफिनिटी हम मान सकते हैं। क्लियर? तो वहां से देखिए ना, चांद आपको नजर आ रहा है, सूरज जो है वो आपको नजर आ रहा है, स्टार्स नजर आ रहे हैं आपको, मतलब सिंपल सी बात है कि दे आर इमिटिंग देयर लाइट, वो इमिट कर रहे हैं लाइट, और वो आपके आंखों में एंटर कर रहा है और आप उनको देख पा रहे हैं, उनके इमेज को आपके रेटिना में बन रहा है, मतलब वो इंफिनिटी पे हो सकता है। तो बच्चों 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक की दूरी को हमारी आंखें अच्छे से देख सकती हैं। सो दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। ठीक है? क्लियर है? इट इज नोन एज अ रेंज ऑफ विजन। तो डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको मैं डिफाइन करता हूं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द, किसके बीच के डिस्टेंस, बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई इज कॉल्ड what is it called? कमेंट करिए क्या होगा? इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। तो अगर डिफाइन करने आए तो आप सिंपली यही बोलना है कि रेंज ऑफ विजन वो विजन है या वो डिस्टेंस है जो कि लीस्ट पॉइंट एंड फार पॉइंट के बीच में रहता है। लीस्ट पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना होता है, इट इज अ इंफिनिटी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द 25 सेंटीमीटर एंड द इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द लीस्ट पॉइंट एंड द फार पॉइंट, इट इज नोन एज अ रेंज ऑफ विजन। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। कंप्लीटेड? तो बच्चों रेंज ऑफ विजन कहां से कहां तक होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर डिस्टेंस बढ़ाया जाए, अगर मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज किया या कम किया, तो उससे आपके आईज में इमेजेस का फॉर्मेशन क्या चेंज होता है या नहीं होता? कमेंट करिए, चेंज होता है या नहीं होता? बिल्कुल सही, नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा कहां पर बनता है, रेटिना पे। अगर किसी कारणवश इफ ड्यू टू एनी रीजंस कुछ ऐसा हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रहा, या तो रेटिना से पहले ही वो लाइट, मैंने इससे पहले जो डायग्राम दिया था, रेटिना से पहले ही वो लाइट कन्वर्स हो जाए, या रेटिना पर मिल नहीं पा रहा, रेटिना के पीछे हो रहा है, इसी को तो कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।